जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड में जिनमें आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चंद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ रिम्स रांची। मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि जो वोकेशनल केमिस्ट्री है सेमेस्टर 2 का, उसका मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ा चुका हूँ 1.1 पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो 1.2, 1.3, 1.4 पढ़ाना है इस यूनिट 1 का, फिर उसके बाद यूनिट 2 पढ़ाना है, देन यूनिट 3 पढ़ाना। तो यूनिट 1 में हमने 1.1 पढ़ा चुका था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अब क्या है कि 1.2, 1.3, 1.4 को एक ही लेक्चर में कंबाइन है, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑन फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन और हेल्थ, ये सबके विषय में पढ़ना है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑन फूड, न्यूट्रिशन सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या स्कोप है न्यूट्रिशन का वो भी पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का क्या होगा, न्यूट्रिशनिस्ट जो बनेंगे उसका क्या स्कोप होगा, ये सब के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड के विषय में पढ़ते क्या था, तो द सब्सटेंस कंज्यूम टू सस्टेन लाइफ एंड प्रोवाइड एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। बोलता है कि वो सब्सटेंस जिससे क्या होता है कि हम लोग जो लेते हैं, ठीक है, जिसको कंज्यूम करते हैं, और वो क्या प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनर्जी और क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड करते हैं। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, हम लोग खाना खाते क्यों, ताकि हमें एनर्जी मिलता था कि हम अपने कार्यों को, जितने तरह के कार्यों को कर सके। ठीक है, जितने भी तरह के हमारे अंदर के सेल साइकिल सब कुछ चल सके पूरी तरह से, और हम लोग लोकोमोशन, मूवमेंट और प्लस जितने भी तरह के कार्य हो वो कर सके, इसीलिए हम लोगों को फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आगे की तरफ चलिएगा। 2 टाइप ऑफ फूड वी यूज। देखिए, हम लोग जो यूज करते हैं, 2 तरह के फूड को यूज करते हैं। मोटे तौर पे 2 तरह के ही है, एक प्लांट बेस्ड और दूसरा एनिमल बेस्ड। तो उसी में लिखा हुआ है 2 टाइप ऑफ फूड वी यूज, दैट इज प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। ठीक है, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड का यूज करते हैं। फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेजर। देखिए, फूड जो होता है आपको एनर्जी तो महसूस कराता ही है, न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहा है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपको प्लेजर, एक तरह का खुशी मिलता है। भूखे रहिएगा तब खुश नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो जब पेट भरा रहता है और पूरी तरह से जेब भरा रहता है तो मन पूरा खुश रहता है। समझ में आया ना, तो ये सब चीजें हैं। आगे की तरफ चलता हूँ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम लोग को स्टडी किसके विषय में पढ़ना पड़ता है, फूड के विषय में, और हमारे शरीर में जो उसका घटना घटित हो रहा है, वो क्या इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी में, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जितना भी चीज होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे जो होता है बिहेवियर पे भी दिखता है। खाना अगर स्वस्थ खा के रहेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, हमेशा हर तरह के कार्यों को पूरी तरह से जी जान लगा के कर पाएंगे। वही अगर हम लोग खाने में ही बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी, तो उस प्रकार से हमारे शरीर का ग्रोथ भी कम होगा। ठीक है, तो शरीर का ग्रोथ कम होगा तो फिर उस तरह से आप काम भी उसी तरह के कम कर पाइएगा। तो शरीर का ग्रोथ और शरीर का डेवलपमेंट और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि आपको हेल्दी फूड्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कि आप क्या कर सके, ज्यादा दिन तक आप सर्वाइव भी कर सकिएगा, और आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम कर पाएगा, आपका शरीर भी पूरी तरह से अच्छे से काम कर पाएगा, और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते रहिएगा, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि खाना तो है, खाना तो आप खाएंगे ही, अच्छे अच्छे खाने जो है वो खाएंगे, ज्यादा ऑयल नहीं खा के कम ऑयल की चीजों को खाइएगा, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी रोज का कीजिएगा, तो जाके आप पूरी तरह से हेल्दी और फिट महसूस कीजिएगा। ठीक है, अभी तो बरसात का समय है, खांसी सर्दी आमतौर पे होता है, लेकिन इस सबसे भी बच सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, लेकिन फिर भी सर्दी खांसी तो होते रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आगे की तरफ चलता हूं कि मेन रोल ऑफ न्यूट्रिशन इट्स मेंटेन हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो मेन क्या काम होता है भाई, मेन काम क्या है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि मेंटेन करता है हेल्थ को, बात सही है। प्रिवेंट डिजीज से बचाता है भाई, बीमारी से बचाता है, और आपको डॉक्टर से बचाता है। ठीक है ना, डॉक्टर के लंबे लंबे जो बिल आते हैं उससे भी बचाता है। ठीक है ना, तो डिजीज से बचा रहा है, हेल्थ से बचा रहा है। ठीक है ना, मैंने मेंटल हेल्थ मेंटेन करता है, क्या हेल्थ से, सॉरी मेंटेन क्या करता है, हेल्थ को, और प्रिवेंट डिजीज से आपको बचाता है, और आपके परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, बेटर बनाता है।
समझ में आ गया ना, आपके परफॉर्मेंस कोई भी काम को पूरी तरह से आप शिद्दत से कर पाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिशन तो एक अलग था, न्यूट्रिएंट्स पोषक। हमें भी थोड़ा खांसी हो गया है बट चलिए। न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस इन फूड एसेंशियल फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस। जो सब्सटेंस इन फूड एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ मेंटेनेंस, ठीक है। वो सब्सटेंस जो फूड में पाया जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन के मेंटेनेंस के लिए। तो वो सब जितने भी आते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। There are two type of nutrients, macronutrients and micronutrients। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस धरती पे, इस जगत पे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। एक जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दूसरा क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है वो देखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, क्या हुआ? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल में आपका आता है विटामिन आता है और मिनरल्स आता है। मिनरल्स वही जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो होता है मिनरल्स में आता है। विटामिन पढ़ाएंगे, विटामिन ए, डी, ए के, विटामिन बी, सी, ये सब विटामिन में आते हैं। सबके अलग अलग काम है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है? फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। भाई हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? यही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु का ग्रोथ के लिए भी यही जरूरत होता है। एंड मेंटेनेंस दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और क्या कर देता है? उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी को भी मेंटेन करके रखता है। मान के चलिए किसी को प्रोटीन की कमी है, तो समझे उसके मसल्स क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और मसल वीक हो जाने पर वो फूल भी जाते हैं, तो मसल वीकनेस हो सकते हैं। किसी को कैल्शियम का कमी है तो उसको हड्डी कमजोर हो सकता है। तो समझ रहे हैं ना कि यार कोई चीज का अगर कमी हो जा रहा है तो आपके ग्रोथ में क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस आ जाएगा। तो इसलिए ग्रोथ को अगर अच्छा तरह से मैंने कि डेवलप पूरी तरह से ग्रोथ एक बॉडी का, एक ऑर्गेनिज्म का हो, तो उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए इसी में एक चीज बताया जा रहा है, मेल न्यूट्रिशन। ये भी आपका टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी बोलते हैं। कुपोषण बहुत सारे के कारण होते हैं। कोई चीज का एक्सेस से भी होता है। भाई ज्यादा भी आपको फूड नहीं खाना है और कम भी नहीं, आपका जो होता है एक लिमिट होता है, उसी के अनुसार। ज्यादा खा लीजिएगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा खा लीजिएगा तो आपके स्टोर होते रहेगा और वो बाद में चल के आपके फैट के रूप में बदल जाएगा, बाहर दिखने लगेगा, ठीक है। कम खाना, अगर कम माने खाना जो आपको जितना जरूरत है उससे भी कम मिलेगा तो भी आपके शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, जितना जरूरत है शरीर को उतना ही खाना है, और हर कुछ कम मात्रा रहना चाहिए खाने में, ठीक है ना। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? इनएडिक्वेट, कमी, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कम या ज्यादा इंटेक करना किसका? न्यूट्रिएंट्स का। उससे क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कम लिए, इनएडिक्वेट लिए कम लिए, जैसे कि लिखा हुआ है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन लीजिएगा तो क्या होगा? आपका वेट अंडर वेट हो जाएगा, माने आपका क्या बोलते हैं, वेट जो होगा आपके जितना वजन होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा। वेस्टिंग ऑफ लिम्स हो जाएगा। लिम्स जितने भी हाथ के पैर के लिम्स वो अपना काम करना बहुत मैंने काम करना ही मैंने उस करना ही छोड़ देगा, समझ रहे ना। और मसल्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। मसल वीक हो जाने पर क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लमें आ जाती है अगर आपको कमी हो जाए अंडर न्यूट्रिशन, मैंने न्यूट्रिशन आप कम ले मैंने, तो उससे क्या हो जाएगा? आपको इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन जानवे कहते हैं, अगर ज्यादा भी आप खाना खा रहे हैं, या किसी का शरीर में ऐसा भी होता है कि डाइजेशन जो होता है पूरी तरह से ना हो पाने के कारण से भी, या लिवर के प्रॉब्लम के कारण से भी, फैटी लिवर के होने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तो उसके कारण से भी क्या होता है? कुछ कम खाने पर भी ज्यादा मैंने कि शरीर क्या कर देता है? बिक देता है, मैंने सब फूल जाता है। ये सब भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि फैटी लिवर के कारण से भी होता है।
या आप ज्यादा खाने से भी होता है। तो देखिए अगर ज्यादा आप तेल के सामान खाएंगे या ओवर न्यूट्रिशन कोई भी चीज का ले रहे हैं तो उसके कारण से क्या होगा, ओबेसिटी होगा, ओवरवेट होगा। क्या होगा, ओबेसिटी मैंने वही बड़ा पेट बड़ा हो जाना, ठीक है ना, पेट निकल जाना, ओवरवेट वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इन ए चाइल्ड, देखिए इन ए चाइल्ड डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी, अगर कैलोरी का भी डिफिशियंसी हो और प्रोटीन का, मान के चले कि कोई छोटा बच्चा है उसको दोनों चीज का कमी है, कैलोरी का और प्रोटीन का, तो क्या होगा, तो बोथ कैलोरी, देखिए इन चाइल्ड डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन बोथ वेस्टिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। बोलता है कि अगर किसी बच्चे पे कैलोरी और प्रोटीन का कमी होता है तो एक बीमारी हो जाता है, तो उसकी बीमारी में क्या क्या होता है कि वेस्टिंग ऑफ लिम्स हो जाता है, लिम्स वेस्ट कर जाते हैं, मतलब कि काम करना बंद कर जाते हैं। फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी कम हो जाता है, बच्चा पे ग्रोथ कम हो जाता है। और क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और ये सब, एंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिफिशियंसी इज मैरिस्मस, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म आता है, कौन सा टर्म आता है, फॉर्म इस तरह के डिजीज के लिए एक टर्म आता है, उस टर्म का क्या नाम है, मैरिस्मस। मतलब मैरिस्मस के कारण से, अगर किसी को मैरिस्मस हुआ है तो उसमें कैलोरी और प्रोटीन के कारण से होता है। कैलोरी और प्रोटीन वाले की चलिए कि जो बच्चा अभी जन्मा है ना, ठीक है ना, और उसको कैलोरी और प्रोटीन जो पूरी तरह से ना मिले तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा का ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, उसके मसल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से वो बच्चा अंडर डेवलप रह जाएगा। और इस तरह के अंडर डेवलप कंडीशन को मैरिस्मस बोलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलिए, तो ये सब है, अगर न्यूट्रिशन का कमी है तो होगा। अब आता क्वासी-ओरकोर, ठीक है। क्वासी-ओरकोर नाम जो है उसमें क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होता है। मान के चलिए कि जो मदर मिल्क है, कोई बच्चा खा रहा था, 1 साल का बच्चा है, और फिर मान के और उसका मान के चलिए कि उसका मम्मी उसको दूध छुड़वा दी, ठीक है ना, तो उस केस में क्वासी-ओरकोर होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है मदर मिल्क में बहुत ज्यादा मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई कंडीशन ऐसा है कि उसका मदर मिल्क को छुड़ा दिया गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन का कमी हो जाएगा। कैलोरी वो कहीं से ले पा रहा होगा, मान के चलिए उसको कैलोरी दिया जा रहा होगा, हाई कैलोरी दिया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन का मात्रा कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्वासी-ओरकोर होता है। तो क्या लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चाइल्ड, इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। मतलब ऐसा चीज उसको खिलाया जा रहा है जिसमें उसमें हाई कैलोरी तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो ऐसे कंडीशनों में क्वासी-ओरकोर होता है। तो चलिए, इन क्वासी-ओरकोर, ठीक है, इन क्वासी-ओरकोर वेस्टिंग ऑफ मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, मैंने मसल्स काम करना मैंने कि वो कमजोर हो जाते हैं। थिनिंग ऑफ लिम्स जो होते हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, मैंने हाथ पैर जो होते हैं पतले हो जाते हैं। सम फैट्स इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, बोलता है कि कुछ फैट जो होता है स्किन में रह जाता है, ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पर उसका पेट फुला हुआ या हाथ उत फुला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एंड ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट आर सीन, बोलता है कि कहीं कहीं उसका ओडिमा मतलब वही फूलापन जो दिखाई देता है, फूलापन या पेट आपको उसका फूला हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह के, और शरीर में स्वेलिंग दिखाई देगा। तो इस तरह का जो कंडीशन आता है वो क्या होता है, किसमें होता है, आपका क्वासी-ओरकोर में। आगे हम चलते हैं हेल्थ। अब बताते हैं हेल्थ क्या होता है, हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ मतलब कि पूरी तरह से अच्छा रहना ही को हेल्थ करते हैं, तो नहीं। देखिए कंडीशन ऑफ हेल्थ क्या है, मेरा अभी हेल्थ बिगड़ा हुआ है। हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली भी आप सही है, मेंटली भी सही है और सोशली भी सही है, ठीक है ना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज से भी आप पूरी तरह से, सोशली भी आप पूरी तरह से ठीक है, और फिजिकली भी ठीक है, और मेंटली भी ठीक है। अगर ये तीनों स्टेट आपके पास है तो आप पूरी तरह से क्या, हेल्दी है। देखिए हेल्दी रहने के लिए क्या रहना चाहिए, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ।
देखिए गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, खाना एकदम बैलेंस्ड खाना चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए भाई, रोज नहाना चाहिए, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और रोज एक्सरसाइज भी करना चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन्स गुड हेल्थ। और ये सब जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सब जितना भी चीजें है वो क्या करता है कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होती है। चलिए देखिए, अगर आपका हेल्थ खराब होगा तो कारण क्या क्या हो सकते हैं कि हेल्थ खराब होने का। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी किसी को जेनेटिक माने कि जो होता है वंशानुगत रूप से, माने जो पहले से कन्वेंशन रूप से डिसऑर्डर होता है उसके कारण से भी होता है। क्या है कन्वेंशन? डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफिशियंसी और डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, बोलता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो गया कि जो पेरेंट से इनहेरिट कोई बीमारी है तो आपको भी जरूर हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि शुगर का बीमारी होता है, तो वो सब का जो होता है कि कौन मैंने कि क्या हो सकता है कि वो इनहेरेंट है, कि हो सकता है कि उसके पिताजी या उसके परदादा या किसके दादा के पास था, तो हो सकता है उसको जरूरी है कि उसको हो ही सकता है क्या शुगर का बीमारी। ठीक है, तो ये क्या होता है इस तरह की डिजीज को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जरूरी है कि हो सकता है, अभी नहीं हुआ, चाइल्ड के केस में नहीं हुआ, लेकिन एक एज आने के बाद वो हो जाता है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। दूसरा इन्फेक्शन, जो बाहर एनवायरमेंट में जो होता है, इन्वायरमेंटल होता है, इन्फेक्शन जो होता है इन्वायरमेंटल होता है, जो बाहर में जो होते हैं विभिन्न तरह के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उसके कारण से सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो भी है। तो ये वाला चीज मुझको प्रॉब्लम है अभी, तो मेरा हेल्थ में यही इफेक्ट किया अभी। लाइफ स्टाइल, कैसा आप खाना खाते हैं, ठीक है, डाइट कैसा लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस कितना लेते हैं, उसके आधार पे भी आपका लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। लाइफ स्टाइल में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर मान के चलिए आपको उस तरह का जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, स्ट्रेस लीजिएगा। तो अगर या जॉब मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो अगर काम को करना समय पे है, नहीं तो फिर मैंने समझ रहा ना तनख्वाह काट लिया जाएगा। तो इस सब का जो स्ट्रेस है, अगर ये स्ट्रेस ये सब आपका लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, तो आपका जैसा लाइफ स्टाइल होगा उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा ना कि हेल्थ भी रहेगा। लाइफ स्टाइल में आप में अगर मान लीजिए इतना भी काम मिलता है फिर भी आप स्ट्रेस को कम ले पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, आपका लाइफ स्टाइल बेटर रहेगा। और लाइफ स्टाइल बेटर रहेगा तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी आपको कम होगा और आप हेल्दी भी महसूस कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है। न्यूट्रिशन एक तो हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक है ही न्यूट्रिशन का, फिर जो इसके विषय में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड काम खोजेंगे तो इसके काम भी बहुत सारे हैं, इसके लिए बहुत सारे स्कोप भी है, ठीक है ना, मैंने इस फील्ड में भी स्कोप बहुत ज्यादा है आपका। तो इसी में क्या क्या देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिंग डिजीज थ्रू हेल्दी ईटिंग। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिजीज से बच सकते हैं क्या, हेल्दी ईटिंग करके, खाना हेल्दी खा सके। यूजिंग न्यूट्रिशन टू ट्रीट डिजीज, हम लोग न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोग डिजीज को भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जिसका कमी हुआ, अगर वो कमी को हम लोग प्रॉपर पूरा कर दे तो वो डिजीज खत्म हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए, प्रोमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिटेट इन कम्युनिटी। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, प्रमोट करना है, प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट इन कम्युनिटी, मतलब जितने भी लोग हैं समाज में वो सब को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उन लोगों को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, जागृत कर सकते हैं, विभिन्न तरह के पोस्टर या विभिन्न तरह के जागरूकता वाले रैली निकाल के कि भाई हेल्दी खाइएगा तो आप हेल्दी रहिएगा, विभिन्न तरह के मार्च या किस तरह करके लोगों को जागरूक अवेयर कर सकते हैं कि भाई हेल्दी खाइए और फिट रहिए। ठीक है, तो प्रोमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिटेट इन कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आया है, तो यहाँ पे कम्युनिटी पूरी तरह से नहीं आया, तो देखिए कम्युनिटी, ठीक है, वाई छूट गया था।
स्पोर्ट न्यूट्रिशन जो ज़्यादातर जिम में जाते हैं या स्पोर्ट में करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। उन लोग के लिए भी एक न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि बताते हैं कि ये खाइए, इतना वजन का खाइए, इतना ये डाइट लीजिए तो आपका शरीर को हेल्दी रहेगा। तो उसमें भी इस फील्ड में भी आपका क्या है, स्कोप है कि स्पोर्ट न्यूट्रिशन क्या करता है, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस थ्रू न्यूट्रिशन। मैंने अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है उसके अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो ये है स्पोर्ट न्यूट्रिशन का भी फायदा कि आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना जो क्या बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकते हैं। जिस प्रकार का आप बॉडी में क्या बोलते हैं कि चाहिए, जिस तरह का आपका दौड़ है, जैसे दौड़ के लिए क्या ले, ज़्यादा मात्रा में स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या ले, या जब हम लोग जिम करते हैं तो उसमें प्रोटीन का इंटेक्ट कितना ले कि हम लोग का ग्रोथ जो मसल का ज़्यादा होगा। तो विभिन्न तरह के खेल के लिए, अलग अलग खेलों के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। तो उसके लिए भी एक मुकाम मिल गया कि भाई इसका स्कोप क्या है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि भाई ये करो, मैंने जो जिम कर रहे हैं तो उसको इतना प्रोटीन इंटेक करना है, तुमको इतना सेट लगाना। तो इससे एक अलग तरह का तुमको स्कोप मिल गया इसमें। दूसरा, जो बड़े बड़े जो मैंने या फिल्म स्टार या सुपरस्टार जो भी होते हैं, तो उन लोग को भी एक न्यूट्रिशनिस्ट रखना पड़ता है अपने हेल्थ के लिए कि बताइए कि हमको कितना डाइट लेना चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ या इस तरह से रहे कि हम लोग अभी भी एजी ना लगे। जैसे अभी देखते हैं कि बहुत सारे जो फिल्म स्टार होते हैं 50-55 पार हो गया लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इससे। क्यों? क्योंकि उसका डाइट बहुत अच्छा है और उसका डाइट को मेंटेन कौन कर पा रहा है, न्यूट्रिनिस्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फायदा है, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फीस भी लेते हैं और उनका इसी से घर भी चल जाता है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इस जगह का। तो चलिए देखिए करियर अपॉर्चुनिटी देखिए। देखिए करियर अपॉर्चुनिटी इन न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आप रजिस्ट्रार डाइटिशियन बन जाएंगे। एक डाइटिशियन बन जाएंगे, फॉलो करेगा आपको सभी को कि इतना लेना चाहिए, इतना इंटेक करना चाहिए, कैलोरी का, प्रोटीन का, फैट का। तो उसके लिए आप रजिस्टर्स आरडी बन सकते हैं या आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं किसी का, ठीक है, स्पेशल। फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, खानों का साइंटिस्ट बन सकते हैं आप इसी से। पब्लिक हेल्थ और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी बनते हैं इसी से, ठीक है, जो पब्लिक के हेल्थ के विषय में सोचते हैं कि किस प्रकार से कितना मात्रा में दिया जाए ताकि लोग हेल्थ मैंने खाना या फूड जो विभिन्न तरह का फीडियस सिस्टम होता है ना, तो उसमें भी ये सबको देखा जाता है। फिर हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं, दूसरों को हेल्थ के विषय में ज्ञान दे सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं फूड के, ठीक है, कि साइंटिस्ट बन के रिसर्च करिएगा कि ऐसे कौन से पौधे उगाए जिसमें क्या हो जाए कि पौधे या कौन से चीज़ों को ऐसा उगाए जिसमें कि होल मैंने सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का रहे। इस तरह के आप प्लांट बना सकते हैं और इस तरह के साइंटिफिक बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। और इसलिए बोला गया कि ये जो फूड का जो न्यूट्रिशनिस्ट या साइंटिस्ट है इसमें, इसलिए इस जगह में जो स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप रिसर्च करके नए नए प्लांट को भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बना सकते हैं। और प्लांट ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों तरह के फल एक साथ लगते हो। तो कुछ भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट अगर आप बन जाते हैं तो, ठीक है। आगे की तरफ चलता हूं मैं। देखिए 1.3 आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्लासिफिकेशन किया गया, ये भी जरूरी है। अलग अलग फूड है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए फूड कैन बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस टू देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे बांटा गया। किसके आधार पे फूड को क्लासिफाई किया गया है? उसके ओरिजिन के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे और न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे कि कितना उसके पास न्यूट्रिशन का मात्रा है, ठीक है। चलिए अब पहले एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन फूड इट हैज बीन क्लासिफाइड एज। देखिए ओरिजिन के आधार पे फूड को क्लासिफाई किया दो, एक एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेस जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। प्लांट बेस्ड, प्लांट फूड सोर्सेस जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सेरेल्स, पल्सेस, ठीक है ना। तो
अब आता है आगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। जितने भी तरह के हम काम करते हैं उसके लिए एनर्जी का सोर्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टोर एज ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, हमारे शरीर में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। द रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, अरे ये रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिजर्व फॉर्म मतलब जमा एनर्जी है, ठीक है। जब जरूरत पड़े तब आप इसका एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स मिलेगा वो कैन शुगर गन्ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ये सब आपके सोर्स है, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन्स, ठीक है, फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रंस एंड मेंटेन ऑफ बॉडी वेट, मतलब जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति, जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म, उसके जो ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए इसका जरूरत होता है किसका? प्रोटीन का। आगे देखिए प्रोटीन और क्या करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है हाँ, प्रोटीन जो होता है प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन का जो सोर्स जो होता है, जैसे कि केसिन प्रोटीन कहाँ मिलता है? मिल्क से मिलता है। एल्बुमिन जो होता है प्रोटीन जो एग से मिलता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है लेग्यूम्स, जो दाल के पौधे होते हैं उससे मिलते हैं। फैट मेनली एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये भी स्टोर रहता है, क्या रहता है? स्टोर। मेनली इज द एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंटेन सम एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये क्या करते हैं? फैटी एसिड्स को मैंने के रखते हैं और विटामिन्स को भी रखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो इसके सोर्स है, ऑयल फाउंड इन सीड्स, ठीक है। चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके जो सोर्स, इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो ऑयल फाउंड इन सीड्स, जो सरसों का तेल, ये सब जो होता है सीड्स के द्वारा ही पाया जाता है, तो वो सीड्स भी इसका सोर्स है। बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो बटर बनाया जाता है वो भी सोर्स है इसका, ऑयल क्या बोलते हैं? फैट्स का। लार्ड, लार्ड क्या होता है? चर्बी होता है, उसमें वो भी सोर्स किसका? फैट का है, फ्रॉम मिल्क से मिलता है। विटामिन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलिए नया टॉपिक क्या है? विटामिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन ट्रेस अमाउंट रिक्वायर। हमारे शरीर में जो विटामिन की रिक्वायरमेंट क्या होता है? ट्रेस अमाउंट में। काम क्या होता है? इट हेल्प इन दी नॉर्मल फंक्शन, इट हेल्प इन नॉर्मल फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मतलब इट हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ये क्या कर देता है? हमारा नॉर्मल मेंटेनेंस, हमारे जो ग्रोथ का जो मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस करने का काम करता है। और जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं उसको फंक्शनल करने का काम करता है। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्या करता है कि एंजाइम्स को मदद करता है। विटामिन एंजाइम्स को मदद करता है, और एंजाइम्स को मदद करेगा तभी जाके हमारे शरीर में जितने भी तरह के काम होते हैं वो एंजाइम्स से ही ज्यादातर रिलेटेड रहता है। चाहे डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, सिक्रीशन, ये सब एंजाइम्स बेस्ड होता है। और एंजाइम कब अच्छा रह पाएगा? एंजाइम आपके शरीर में पूरी तरह से काम कब कर पाएंगे? जब विटामिन अच्छे मात्रा में रहेंगे आपके शरीर में, और आपका लाइफ स्पान भी ज्यादा रहेगा। देखिए विटामिन जो होता है, नाइदर प्रोवाइड एनर्जी और नॉर बिल्ड द बॉडी। ना तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना ही बिल्ड करता है बॉडी को। ये क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? एंजाइम्स को और आपके नॉर्मल हेल्थ को। वो एंजाइम्स को मेंटेन किया तो आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, आपका ऑर्गन जितने वो भी फंक्शनल अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब चलिए विटामिन के भी प्रकार है, पढ़ते हैं। तो विटामिन दो तरह के होते हैं। टू टाइप ऑफ विटामिन। एक होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन होता है? विटामिन ए, डी, ई के। वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं? विटामिन बी, सी। एग्जाम्पल जो है विटामिन का, आपका जो सोर्स क्या है? लीफी वेजिटेबल्स है और फ्रूट है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन है। ये जो जितने भी लीफी वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब गुड सोर्स क्या है? विटामिन का। इसका गुड सोर्स है विटामिन का, ठीक है। विटामिन को शॉर्टकट में विट्स भी लिखते हैं, VITS, ठीक है, शॉर्ट में।
आप लोग पूरा फुल में लिखिएगा, ठीक है, ताकि नंबर आप लोग को चाहिए। मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वर्ड को लिखता हूँ, जैसे बिटवीन को बी और स्लैश देके डब्ल्यू देता हूँ, तो वो सबको एग्जाम में जो है ना आराम से बिटवीन लिखिएगा, ठीक है ना। मेरा शॉर्ट लिखना है क्योंकि हमको जल्दी से इसको ख़त्म करना है, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट्स में लिखता हूँ थोड़ा सा, तो बस यही कारण है, तो फिर शॉर्ट लिखने का मेरा कोई कारण नहीं था। आगे चलिए, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है उसके बारे में जानिए। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी आपके मिनरल्स हैं। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ये क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिक्वायर है। रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये क्या कर देता है, एक तो रिक्वायर करता है ग्रोथ के लिए, ये रिपेयर करता है और रेगुलेट करता है हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं। रिपेयर कहीं टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने का भी काम यही करता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम एंड अदर्स आर फाउंड इन वेरियस फूड। ये सब जितने भी तरह के जो आपको केमिकल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वही मिनरल्स है। यही मिनरल्स जो होते हैं विभिन्न तरह के फूड्स में पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स से लेकर मीट्स में, फ्लैश में, सब में मिलता है। तो इसके जो सोर्स है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, और कुछ मात्रा में जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, सी फूड से भी मिलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, देखिए फंक्शन के आधार पर भी बांटा गया। तो फंक्शन के आधार पे क्या है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। फंक्शन के आधार पे फूड्स बांटा गया, क्या सब फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जो कि फूड जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं ना वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। तो फूड रिच इन प्रोटीन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं, जो प्रोटीन से रिच फूड्स होते हैं उसको बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। फिर एनर्जी गिविंग फूड्स, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही जो होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए आपको जब भी आप कभी बहुत कमजोर मने कि लगते हैं या धूप से आप बाहर आप धूप में जब निकलते हैं फिर घर आते हैं तो थके थके लगते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, ग्लूकोन डी लेते हैं, तो आपको एनर्जी इंस्टेंट मिलता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट ही इसीलिए बोला गया कि फूड का एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होता है, तो फूड रिच जो होता है कार्बोहाइड्रेट से वही को उसी को क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड वो जो सर्दी खांसी जितने तरह के बीमारियों से बचाता है वैसे फूड्स को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। जो फूड प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। अब देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू, फूड्स के जो होते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है उसको भी देखना। तो देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू देखिए फूड्स के, जैसे सेरल्स में आपके कौन आते हैं, सेरल्स में व्हीट, राइस, मेज, रागी, बार्ली, ये सब में जो होता है व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ये सब सेरल्स है। अब ये जो होता है इसमें जो होता है ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दे आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरी। ये सब जो होता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। तो इन लोगों को बोला जाता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने कि सस्ता सोर्स है, ठीक है ना, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। सेरल्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट बट पुअर इन प्रोटीन। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज्यादा मिल पाता है, इसलिए आपको एनर्जी दमदमा के मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कम होता है इसलिए आपके मसल्स की ग्रोथ बहुत कम होती है। लैक ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड भी नहीं पाए जाते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड का जरूरत क्या कहाँ पड़ता है, आपके जो मसल्स के आपके मसल्स लिम्स में ये जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड ही बाद में चल के प्रोटीन जो होता है आप जो इंटेक करते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर पुअर है क्या बोलते हैं प्रोटीन का, तो एमिनो एसिड कहाँ से मिल पाएगा, इसीलिए लिखे हैं लैक ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। क्योंकि देखिए प्रोटीन आप लेंगे तो उसको बाद में चल के हमारा शरीर एमिनो एसिड में चेंज कर देता है और फिर उसको कंज्यूम करके रखता है। अब वही हमारे शरीर को बॉडी मैंने वेट को बढ़ाने का काम करता है और मजबूती और मसल्स को बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है। चलिए अब दूसरे फूड्स को देखते हैं। पल्सेस में दाल का ग्रुप है। तो दाल जो होता है प्रोटीन से भरपूर होता है एकदम पूरी तरह से। तो जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, दाल्स एंड ग्राम्स। रिच इन प्रोटीन कंटेंट, क्या होता है, रिच इन प्रोटीन कंटेंट, अबाउट 20 to 25% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। एंड आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, B12 एंड C। बोलता है कि देखिए इसमें प्रोटीन का तो मात्रा पाया जाता ही है दाल में, उसके साथ साथ क्या होता है कुछ विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए पाए जाते हैं, डी पाए जाते हैं और विटामिन B12 पाए जाते हैं और C पाया जाता है।
अब देखिए नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स क्या होता है? ऑल नट्स एंड सीड आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितने भी नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं वो प्रोटीन के उनमें प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन जो होता है कोकोनट में नहीं, कोकोनट में जो होता है इसमें जो होता है फास्फोरस पोटासियम का मात्रा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब किसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा रहता है, किसमें? नारियल में। जो नारियल का सीड होता है उसमें मिनरल ज्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, अब आता वेजिटेबल्स, वेजीज। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स, दे ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स। वेजिटेबल्स में क्या होता है? विटामिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन्स इसीलिए साग सब्जी खाने बोला जाता है, क्योंकि वो आपके जो इतने भी जो एंजाइम्स को होता है उसको फंक्शनल रखते हैं, तो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और पानी का कमी, दे ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें वाटर भी रहता है, इसलिए वाटर की कमी भी नहीं होने देता शरीर में। फ्रूट्स देखिएगा, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन का जो गुड सोर्स है वो कौन है? फ्रूट्स है। एंड मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स किसको बोला जाता है? फ्रूट्स को बोला जाता है। द ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, आंवला, ये रिच होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपके दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर आपकी स्किन के लिए भी जरूरत होता है। द पपाया एंड मैंगो रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, ठीक है ना, रेटिना के लिए, विभिन्न तरह के जैसे आंख से रिलेटेड उसमें बहुत जरूरी होता है। आगे की तरफ चलता हूं। देखिए, फ्रूट ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल के लिए भी बोले थे कि गुड सोर्स है, स्पेशली सोडियम पोटासियम आयरन और मैग्नीशियम के लिए बोला गया। सोडियम पोटासियम आयरन और मैग्नीशियम के लिए क्या गुड सोर्स है? कौन? फ्रूट्स। येलो वेजिटेबल, जितना भी आप येलो वेजिटेबल देखते हैं या येलो फ्रूट्स देखते हैं, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रिच इन विटामिन ए। ठीक है, तो ये सब जो होता है येलो वेजिटेबल आप जो भी देखते हैं वो रिच इन विटामिन ए रहता है। इसलिए जानते हैं हमारे जो खाने में जो होना चाहिए ना वो रेनबो फूड होना चाहिए। रेनबो फूड आप समझते क्या होता है? रेनबो फूड मतलब कि आपके जो रोज के खाना में ना होना चाहिए वो उसमें 7 कलर होना चाहिए। इसी को रेनबो फूड बोलते हैं। जैसे कि जापान के लोग इतने ज्यादा दिन तक सरवाइव या इतना लाइफ स्पैन इतना ज्यादा क्यों होता है, उसमें वो हेल्दी इतना क्यों? कारण होता है लोग रेनबो फूड खाते हैं। रेनबो फूड मतलब जिसमें 7 रंग के कलर वाले फूड्स को खाते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर के फूड्स में अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब का मात्रा रहता है। इसीलिए अलग अलग फूड्स को यूज करना चाहिए, अलग अलग सब्जियों को यूज करना चाहिए, जो कि जापान के लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो दाल येलो कलर का हो गया, चावल व्हाइट कलर का हो गया, कुछ सब्जी ग्रीन कलर का, तो 3 ही तरह के ज्यादातर हम लोग कलर कॉम्बिनेशन में खाना खाते हैं, और रोटी व्हाइट कलर का हो गया। तो 3-4 तरह के कलर का ही कॉम्बिनेशन हम लोग रोज में खाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और बढ़ाइए और फायदा करेगा। कॉम्बिनेशन तभी बढ़ सकते हैं जब आपका क्या बोलते हैं, सोशली आप ज्यादा वेल डेवलप रहिएगा। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब मिल्क में जितने तरह के कंटेंट होते हैं, जितने तरह के सामान चाहिए सब मिलता है, इसलिए मिल्क को होलसम फूड भी बोलते हैं। होलसम मतलब समझ रहे ना, सब तरह के फूड से अपने किसको पी लीजिए बस हो जाएगा आपका काम। तो इसे मिनरल इसको जो होता है, इससे क्या होता है, इसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि नेसेसरी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसलिए तो बच्चा जो होता है उसको सिर्फ खाली दूध पिला के ही तो मैंने कि बड़ा करते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको सिर्फ माँ का दूध ही मिलता है, क्योंकि उसमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बड़ा दूध में जो होता है बहुत सारी चीज, उसमें सब कुछ का कॉम्बिनेशन मिल पाता है। तो मिल्क इज द बेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल फूड्स, ये बेस्ट होता है सब कंप्लीट फूड का पिताजी ये सारा। ठीक है, क्यों है? मिल्क इज दी गुड सोर्स ऑफ, देखिए कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पास पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाया जाता है, सब पाया ही गया। तो जिसके कारण से भाई ये मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों पाया गया, आज दोनों ही पाया गया, इसीलिए इसको होलसम फूड भी बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, ये सब भी बहुत जो भी होता है मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट खाइए वो आपको बेनिफिशियल ही होगा। मिल्क प्रोडक्ट कर्ड हो गया, चीज हो गया, खोआ हो गया, घी भी हो गया। ठीक है, ये सब जो होता है
आप लोग का क्या हो गया, मिल्क के जो प्रोसेस किए हुए फूड्स है, ठीक है ना, मिल्क से बने हुए फूड है। अब देखिए एग्स, इट कंटेन प्रोटीन, एग्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, एक विटामिन ए भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सम विटामिन बी भी पाया जाता है, और गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी ज्यादा मात्रा में, जो एक का योल्क होता है ना येलो कलर का, देखे होंगे एक का योल्क, अंडा, अंडा देखे होंगे ना, तो उसका बीच में जो होता है ना क्या बोलते हैं वो, उसमें जो होता है येलो कलर का होता है, वो येलो कलर का जो होता है वो खाने पर आपको विटामिन डी ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज है, जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो उनको जो होता है ना कि अंडा खाने मना किया जाता है, या तो अंडा खाइए तो उसका येलो वाला पार्ट को निकाल के खाइए, जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। या देखेंगे कोई भी जो जिम वम करते होंगे तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन लोग को मना किया जाता है कि येलो वाला खाने। या जो भी क्या बोलते हैं आर्मी में ऑफिसर, मैंने सुना है जहाँ तक, तो वो लोग एक यॉल्क जो नहीं खाते हैं, या बहुत सारे जितने भी क्या बोल सकते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं ना, कि जो सिपाही से होते हैं, जो आर्मी होते हैं, या जो बॉडी बनाते हैं, वो लोग एक यॉल्क नहीं खाते, क्योंकि उससे क्या होता है कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो सकती है, इसीलिए मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, इसलिए उसको नहीं खाने के लिए प्रीफर किया जाता है। हाँ, जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और जो बॉडी जिम में आदि नहीं करते, बस ऐसे ही सपाटा मार मार के चलाते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एग yolk. It may cause fear of risk of coronary heart disease. समझ रहे ना, एक रिस्क पैदा कर देता है कौन से, हार्ट डिजीज का, जिसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो रिडक्शन इन इनटेक ऑफ एग्स, इसलिए बोलता है कि इसका यूज करना कम कीजिए। इज एडवाइस फॉर दोज, ये एडवाइस किसके लिए दिया जा रहा है, हु आर एट द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, जो रिस्क में है कोरोनरी हार्ट डिजीज के, उसको खाने के लिए मना किया जा रहा। क्या, अंडा, और अंडा खा भी रहे तो उसका जो है ना भाई, और येलो वाला पार्ट को हटा दीजिए, उसी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा भी पाया था, विटामिन डी का भी मात्रा पाया था, तो उसी को हटा के खाइए, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल जानते क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, देखिए अगर हार्ट, अगर आप जानते होंगे तो हार्ट जो है आपका पंपिंग करने का सब्सटेंस है, ठीक है, और हार्ट के अंदर, हार्ट के बाहर में मसल्स पाए जाते हैं, हार्ट के बाहर में मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट के बाहर में मान के चलिए एक मसल्स पाया गया, वो ट्यूब्स होते हैं, उससे ब्लड फ्लो होता है, मान के चलिए यही मसल्स पाया गया, ठीक है, तो ये ट्यूब पाया जा रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या कर देता है ना, कि ये ट्यूब में जाके जम जाता है और ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होता है, फिर और जम जाता है तो ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देता है तो धीरे धीरे ये वाला क्या होगा, यहाँ से ब्लॉक हो गया तो ये चीज मरने लग गया। तो जितने भी मतलब कि जो इसके पास जो लेके आते हैं ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, जिससे वो सांस ले रहा है आपका हार्ट भी, तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म होने लगते हैं, और इसी तरह से डिजीज हो जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। फिश एंड मीट, फिश एंड मीट दे आर रिच इन प्रोटीन, ये सब रिच होता है प्रोटीन का। सम विटामिन आर ऑल्सो फाउंड, विटामिन भी पाए जाते हैं। फिश प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट रिलेटेड डिजीज बिकॉज इट कंटेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बोलता है कि यार मछली खाना बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, कारण क्या है कि इसमें जो होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कर देता है कि कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को घटाने का काम करता है शरीर से। इसलिए बोलाता है फिश खाना अच्छा होता है, जिसको कोरोनरी हार्ट माने कि जिसको हार्ट डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए ठीक है, या कोई भी खा रहा है उसके लिए भी ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा है सच, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और ओमेगा ऑयल भी होता है मछली के मुंडी में, जिसके कारण से बहुत जन दिमाग तेज करने के लिए भी खाते हैं। और भी कारण, और भी यार मैंने जो भेजी होते हैं वो लोग आलमंड्स यूज कर सकते हैं अपने दिमाग को तेज करने के लिए, जरूरी नहीं मछली ही खाए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट को भी क्लासिफाई किया गया। There are more than 40 different kind of nutrients in foods। बोलता है कि 40 तरह के different type के nutrients पाए जाते हैं। and they can generally be classified into the following 7 major group। और ये लोग 7 मेजर ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। 40 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जिसको 7 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें से आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया और वाटर हो गया। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स, इस सब के बारे में मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बताया कि डिटेल में बताया कि इस सब के बारे में अगर लिखने भी बोला जाए तो आप लिख दीजिएगा, अगर ज़्यादा बड़ा का होगा तो, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा नंबर का होगा तो, बाकी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इतना में भी काम हो जाएगा। डाइटरी फाइबर्स, आप जो फाइबर्स ले रहे हैं, चाहे आपको क्या बोलते हैं मकई से मिल रहा है या कोई भी सोर्स ऑफ फाइबर जो मैंगो से मिल रहा है, किसी से भी आपको फाइबर्स मिल रहा है, तो ये क्या करता है ना, ये रफनेस प्रोवाइड करता है। या आटा से आपको मिल रहा है, ये रफनेस प्रोवाइड करता है। क्यों रफनेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए, मैंने डाइटरी फाइबर्स क्या होता है इसको समझिए अच्छा से। मान के चलिए हम लोग मैदा का सामान खा रहे हैं, तो मैदा का सामान खाने क्यों मना किया जाता है? क्योंकि मैदा का सामान खाने पर आपका जो एब्जॉर्प्शन शक्ति जो आपके इंटेस्टाइन में ना वो खत्म हो जाता है। क्या होता है कि मैदा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फिसलनदार होता है, तो अब क्या करता है कि जो आपका क्या इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन जो एक नाली है, ठीक है, एक नाली की तरह है, तो उसमें क्या होता है ये परत चढ़ा देगा तो पूरा प्लेन कर देगा, पूरी तरह के सरफेस को, उसका जो इंटेस्टाइन के वाल इसको प्लेन कर देगा, तो कोई चीज अब्जॉर्ब होगा। क्योंकि ये सरफेस जो होता है ना, आप इंटेस्टाइन में देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे मैंने क्या होते हैं, ब्रश क्या बोलते हैं कि इस तरह के उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इसी में क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैदा का सामान आदि आप खाइएगा ना, तो वो इसके ऊपर में कवर चढ़ा देगा, और कवर चढ़ा देने पर क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन शक्ति घट जाएगा, और एब्जॉर्प्शन शक्ति घट जाएगा तो आपका हेल्थ नहीं लगेगा, और हेल्थ नहीं लगेगा तो आप ज़्यादा एज के लगेंगे, आपका शरीर तबीयत खराब होगा। इसीलिए बोला था मैदा का सामान खाइए नहीं, इसलिए बोला था कि आप फाइबर्स का ज्यादा यूज कीजिए। फाइबर्स क्या कर देते हैं, फाइबर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, रफनेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ परत था ना, उसको ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये हटाने का काम करते हैं। जैसे होता ना, क्या बोलते हैं, गिट्टी बालू, गिट्टी आदि से रगड़ देंगे तो जमीन क्या हो जाएगा, खुदरा हो जाएगा, तो बस वही जो वाल को क्या कर देता है, खुदरा करने का काम करता है, ठीक है। और वही रफ कर देगा तभी ना एब्जॉर्प्शन होगा। तो रफनेस प्रोवाइड करता है डाइटरी फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में, ताकि एब्जॉर्प्शन का पावर बढ़े। समझ में गया। और वाटर जो होता है बहुत जरूरी है, जितने भी तरह के मैंने कि फूड को प्रोसेस करने के लिए हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर का आवश्यकता होती है। फिर यही वाटर क्या होता है कि इसी में पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जितना ज़रूरत है उतना को ले लिया जाता है, और ब्लड में भी इसका मात्रा जाता है, और फिर उसके बाद जो एक्सक्रीट है, जो वेस्ट होता है वाटर, उसको रिलीज कर दिया जाता है। बिना वाटर के तो कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए वाटर तो बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज थे। अब क्या लिखा हुआ है आगे की तरफ कि ईच ऑफ द 7 मेजर ग्रुप, जितने भी आपने 7 मेजर ग्रुप पढ़े, ठीक है, ईच ऑफ द 7 मेजर ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन करे और अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, यूनिक फंक्शन है इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडी में, which are all essential in a balanced diet, जो कि जरूरत होता है एक बैलेंस डाइट में, जो होता है भरपूर मात्रा में ये सब चीजों का 7 मेजर ग्रुप का जरूरत होता है। बिकॉज दे वर्क टुगेदर, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वर्क करते हैं टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू आवर गुड हेल्थ, और ये सब जितने भी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए ये 7 मेजर ग्रुप को अपने डाइट में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका हेल्दी रहे आपका शरीर। और ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में भी किसका यूज ना कीजिएगा, तो आप किसका यूज नहीं कीजिएगा, मैदे का। कारण तो आप समझ गए। इससे अच्छा आप डाइटरी फाइबर्स यूज कीजिए, और अभी बरसात का समय है तो मकई खाइए, ज़्यादा फायदा करेगा, फाइबर्स ज़्यादा मिल पाएंगे, और प्रोटीन का भी मात्रा होता है उसमें, और थोड़ा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है।
कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन्स थोड़ा कम है, लेकिन फाइबर्स का मात्रा पूरी तरह से इसमें है, जिसके कारण से इसका यूज करिए, थोड़ा सर्दी खांसी से ही बचिएगा, हमें भी यूज करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये यूनिट 1 खत्म हो चुका है, अब बचा हुआ यूनिट 2 और यूनिट 3। तो इसके बाद वाले क्लास में मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 को कराऊंगा। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।